हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हाँ भैया, कैसे हो। तो फाइनली आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री एंड भी हो जाएगी। लेकिन एक क्लास अपनी बाकी है और वो क्लास है सैटरडे को आपकी होगी। सो प्लीज़ सुन लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्किप मत कीजिएगा। उसमें सारे एक्सपेरिमेंटल और जो सरफेस केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो करा दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट उसमें करा दिया जाएगा। उसके अंदर आपको जो जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोज मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओवरऑल आपको पढ़ना है तो वो सैटरडे को आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। हमने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। इसी वीक में आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ऐसा सिलेबस आज ही एंड हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो पोर्शन रहता है जो मुझे लगता है नहीं यार बता देना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम में ऐड हुआ है, हो सकता है आ जाए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा नहीं कि अरे सर थर्सडे को मतलब क्लास एंड हो गई तब नहीं देखेंगे। सैटरडे को आपको एक लेक्चर मिलेगा, उसको देख लीजिएगा आराम से। छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, अच्छा सा वो होगा। आप उसको बस एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें याद रखिएगा। उसमें एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर्स हैं या एनसीईआरटी की जो लैब में दी गई हैं वही सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 पे आ चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज फिनिश करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर लिया है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस के बारे में बात कर ली है। बहुत सारे फॉर्मूलाज कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें कर ली हैं। शायद याद करो, हमने बहुत कुछ किया है यार। हाँ याद करो सही से, तो हमने बहुत कुछ कर रखा है। मतलब मुझे याद है हम सबने इस चैप्टर को इक्विलिब्रियम के साथ, इस चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स के साथ, इस चैप्टर को हमने फिजिक्स के साथ भी रिलेट किया था, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये वो चीज़ें। हाँ यूनिट्स के गेम में बहुत लोग परेशान हैं भैया। यूनिट्स तभी अच्छी सी हो पाएगी जब आप फार्मूला लिस्ट बनाओगे। इस चैप्टर के अंदर सर लेक्चर 2 में जितना फार्मूला है वो सारा का सारा एक पेज पे लिखिए, करिए। आज सिर्फ 2 फार्मूले बताऊंगा और बाकी उसके बाद सारी थ्योरी है। आज की क्लास में सत्संग चलेगा, सिर्फ 2 फार्मूले हैं, वो जैसे ही कराऊंगा उसके बाद सारा कुछ थ्योरी आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप मेरे साथ साथ थ्योरेटिकली और प्लस फार्मूला दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ करते चले। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। पक्का? तो चलो भाई आज देखते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर चुके हैं। मैं आपको बस बेसिक चीजें रिवाइज करा दूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैं बार बार बोलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास 2 टर्म्स आए थे। एक आया था एनोड, एक आया था कैथोड। सर एक टर्मिनल आया था एनोड और एक टर्मिनल आया था, एनोड क्या था? नेगेटिव था। कैथोड क्या था? पॉजिटिव था। एनोड क्या था? नेगेटिव था। कैथोड क्या था? पॉजिटिव था। यही था शायद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। पक्का? एनोड पे क्या होता था? तो ऑक्सीडेशन होता था, ऑक्सीडेशन होता था। और मैंने बोला था कि सर यहां पर आपको क्या देखना होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होता है। यहां पर क्या देखना होता है? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी थी। सर यहां से हम लोग 2 चीजें निकालते थे, एक ई नॉट सेल निकालते थे, एक ई नॉट सेल निकालते थे, एक ई नॉट सेल निकालते थे। ई नॉट सेल मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देते थे। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देते थे। एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। सर दोनों को ऐड करते थे, ई नॉट सेल आ जाता था। ये मेरा ई नॉट सेल था। फिर ई सेल के लिए नर्न्स इक्वेशन आ गया था। ई सेल के लिए हमने पढ़ लिया था कि ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln QC था। ये हमने पढ़ा था और यहीं से हमने सारे चैप्टर को रिलेट किया था। ये हमने लास्ट क्लास से खत्म किया था। फिर मेरे पास आया, मैं सेकंड टॉपिक पे आया, तो उसमें क्या आया? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंडक्टेंस शो करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट? तो भैया ध्यान सुनिएगा कैसे करते हैं। ये देखिएगा सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, रो L/A करा था। सर 1/R को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंडक्टेंस बोल देते हैं। 1/ρ को क्या बोल देते हैं? कापा बोल देते हैं। अगर इसका यूनिट बोला जाए तो दैट इज ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर उसी को हम लोग क्या देते हैं? साइमन्स बोल देते हैं। इसका यूनिट देखेंगे तो क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आएगा या फिर साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहूं तो R इज इक्वल्स टू रो L/A के बदले अगर मैं 1/R कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सर 1/R मतलब पूरा उल्टा कर दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? G इज नथिंग K टाइम्स
K टाइम्स A बाई एल आ जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते थे। फिर मुझसे यहाँ बोला गया कि सर यहाँ पर ना कापा है, ये सब चीज़ें हैं, एक सेल कांस्टेंट होता है G स्टार दैट इज L बाई ए या फिर R इंटू के। अगर बैटरी सेम है फॉर सेम सेल, अगर बैटरी सेम है, सेम सेल है और अलग अलग सॉल्यूशन है, तो सेम सेल में हम लोग क्या करते हैं, R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 करते हैं, R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 करते हैं। सेम सेल में R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 करते हैं। ये देखिएगा मुझसे किसने पूछ दिया, G स्टार R इंटू के, ये सेम सेल है, चलेगा। उसके बाद सर यहाँ पर मुझसे लेमडा एम पूछा गया दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, अगर नॉर्मली कोई फॉर्मूला पूछेगा तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K बाई सी। अगर सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्मूला कोई पूछेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सर K बाई नॉर्मलिटी होती है, बट इट इज नथिंग लेमडा एम बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर सॉल्ट का क्या होता है, जो उसका चार्ज होता है, गटायन का या एनायन का। ध्यान सुनिएगा, लेमडा मुझसे किसने पूछ दिया, मैं काम करता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां पर लेमडा एम का दो फॉर्मूला लिखूंगा, K इंटू 1000 अपॉन C लिखूंगा। ये K जब क्या होगा सेंटीमीटर में, और लेमडा एम का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। यहीं पर लेमडा एम की वैल्यू लिखूंगा K अपॉन C इंटू 1000, जब सर K किस में होगा, साइमन मीटर इनवर्स में होगा, और लेमडा एम का यूनिट किस में होगा, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, जब अप्रोचेस जीरो होगा लेमडा एम की वैल्यू लेमडा एम नॉट हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और सर एक चीज और, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सर लेमडा एम की, सॉरी टेम्परेचर कह रहा, कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कापा की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट लेमडा एम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। लेमडा एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये कैसे फ्लक्चुएट करता है, सर लीनियरली फ्लक्चुएट करता है। लेमडा एम इज नथिंग लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल चढ़ेगा, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। ये चीजें करी थी। फिर हमने कोहलास्ट लॉ पढ़ा था। कोहलास्ट लॉ क्या था कि सर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना चाहते हो तो उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कटायन और एनायन का देख लो, यही कोहलास्ट लॉ था। उसके ऊपर एप्लीकेशन में अल्फा पढ़ा था, अल्फा इज नथिंग लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। तो ये सारी कहानी हमने 2 क्लासेस में सारे के सारे फॉर्मूले, सारे की सारी मेजर चीजें हमने कर ली हैं। अब आपके कोशिश रहनी चाहिए कि सर मुझे ये सब चीजें दोबारा बार बार रिपीट करके जितना हो सकता है भाई बार बार याद करते जाए। पक्का? चलो अब हम लोग आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, याद करो हमने पढ़ा भी था कि सर हमारे पास 2 टाइप की बैटरीज होती हैं। एक में केमिकल रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियसली होती है, वहां से हम केमिकल एनर्जी उठाते हैं और कहां लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या बोल देंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको हम करवाते, मतलब जैसे पानी है, अब ध्यान सुनना, पानी है, अब पानी अपने आप तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा, इसको तो हमें खुद से करवाना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे करवाएंगे, तो हम बोलेंगे भाई टूट, कैसे टूटेगा भाई, दे देंगे करंट, झटका देंगे भाई, जितना होगा झटके से टूट जाएगा। तो यही वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और जिस एपरेटस में ये सब चीजें होती हैं, उसको हम लोग क्या बोल जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस एपरेटस में होता है उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब आप किसी केमिकल रिएक्शन को बाय यूज ऑफ करंट करेंगे तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। अब किसका कितना होगा ये देख लो, किसका कितना होगा ये देख लेना, पक्का हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अब मुझे बोल दिया गया कि सर ये तो चलो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में ना 2 टाइप की चीजें होती हैं, ध्यान सुनना। जब हम किसी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग 2 टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब हम 2 टाइप की एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी की जाएगी तो एक करी जाएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, तो सर यहां पर क्वांटिटी देखी जाएगी, कौन कितना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब सर यहां पे फैराडेज लॉ आएंगे और यहीं पर न्यूमेरिकल्स आएगा, फैराडेज लॉ लगेंगे सर, यहां पर न्यूमेरिकल्स आएगा। और
क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कौन प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहां से अब इस चैप्टर का सत्संग चालू हो जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहां पर कौन सी चीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने बोला पानी का सर इलेक्ट्रोलिसिस करना है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पानी इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, कितना करंट चाहिए वो कौन बताएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सा प्रोड्यूस होगा, कहां प्रोड्यूस होगा। मान लो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोई पूछ दे कि सर यहाँ H पे कितना चार्ज है, +1, ऑक्सीजन पे कितना है, -2, यहाँ 0, यहाँ 0। सर हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, एनोड पे प्रोड्यूस होगा, और ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे। यहां पर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये सब जरूर पूछा जाएगा कि भैया कौन सा कहां प्रोड्यूस होता है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। कहां पे कौन प्रोड्यूस होगा ये बात करी जाएगी। और एक बात की जाती है कि सर कितना बनेगा, मतलब इसमें क्या होगा, कितने से कितना मास प्रोड्यूस होगा, कितने से कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, कितने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, उसकी बात की जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस की 2 एनालिसिस हमें आज करनी है, उसके बाद हमें बैटरीज पढ़नी है और वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग पहले काम करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सारे फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके आगे चलेंगे। सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फैराडेज ने क्या बोला कि अगर, ध्यान सुनना, अगर आप किसी भी मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2 है, ध्यान सुनना कॉपर +2 है, इसको सर इसको ना मुझे क्या करना है, कॉपर में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूं ये डिपॉजिट हो जाए कॉपर के फॉर्म में, ये सल्फर ये एक्वस फॉर्म में है, मैं इसको डिपॉजिट करना चाहता हूं। क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे। सर ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑब्वियसली आपने करंट पास किया होगा, आपने करंट पास किया होगा। अब यहां सोच लो, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए आपको स्टोइचियोमेट्री लगाओ तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सर यही चीज को स्टोइचियोमेट्री लगा दीजिए, इसी चीज को इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। 1 मोल कॉपर डिपोजिशन के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की इतना चार्ज, पक्का। सर याद रखिएगा यहां पर अब 2 चीजें ध्यान से सुनिएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, उसको हम लोग बोल देते हैं 1 फैराडे बोल देते हैं, 1 फैराडे बोल देते हैं, 1F। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब लिया जाता है। दिस इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब लिया जाता है। ये चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, 1 फैराडे को 96500 कूलम लेते हैं। मुझसे अगर कोई पूछ दे, मैं इस रिएक्शन को देख के क्या बता सकता हूं कि सर इस रिएक्शन को देख के क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय 2 फैराडे या फिर 2 × 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इतना चार्ज पास करने पे हम लोगों के पास क्या होगा सर, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हम 2 फैराडे चार्ज पास करते हैं या 2 × 96,500 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो पक्का 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। श्योर हो। अब मुझसे किसने ये बात बोल दी कि सर ठीक है ये तो प्रोड्यूस हो गया 1 मोल कॉपर के लिए कितना, 2 मोल से, इसको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले क्या लिखेंगे। अब एग्जाम हॉल में या तो चार्ज दिया होगा तो मास निकालना होगा, मास दिया होगा तो चार्ज निकालना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, हम सबको स्टैंडर्ड केस बेसिक केस आता है, निकाल देंगे। अब इसी चीज को क्या लिखा हुआ है, अब चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फैराडेज का फर्स्ट लॉ। फैराडेज ने फर्स्ट लॉ क्या बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट। वही तो चीज लिखी हुई है। मतलब इसके हिसाब से, फैराडे के हिसाब से क्या होता है कि सर जो मास डिपॉजिटेड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब मास डिपॉजिटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, देखना ध्यान से। तो Z इंटू क्यू लिख सकता हूं, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z की वैल्यू पता है कितनी हो जाती है, इसको मैं और बड़ा लिख दूं तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास डिपॉजिटेड इज नथिंग Q। फिजिक्स में आप Q क्या पढ़ते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग। सर चार्ज, या करंट की बात कर लेते हैं, करंट की बात करें फिजिक्स में तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है।
और याद रखिएगा टाइम सेकंड में लेना होता है, तभी जाके ये करंट किस में होता है, एम्पियर में आता है। सर चार्ज इज इक्वल्स टू नथिंग, आई इंटू टी लिख दूं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा हमेशा करंट किस में लेना है, एम्पियर में, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में, तब जाके ये किस में आएगा, कूलम में। गलती से भी टाइम आवर मत ले लेना। तो सर देखिएगा यहां पर जेड आई टी लिख सकते हैं, और इसी को मास डिपॉजिटेड को ही अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल एम इज मोलर मास, n is number of electron lost or gained। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहे हो उसी को बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, मास डिपॉजिटेड का सिंपल सा फॉर्मूला कहां से आया सर, इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लेके आए। फैराडेज का स्टेटमेंट, ऐसे तो आप चाहो तो इस स्टेटमेंट के बदले आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि सर ये चीज होगा। सर 63.5 ग्राम के लिए कितना चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बेसिक सी चीज है, लेकिन हाँ अब फॉर्मूला एग्जाम हॉल में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेयर जेड आई टी, आई क्या है करंट, टी इज टाइम इन सेकंड्स, एम इज व्हाट मोलर मास जो भी कॉपर या इन सब का, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, फैराडे फैराडे। चार्ज हमेशा Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी करना है, याद रखिएगा एम्पियर, और ये किस में, सेकंड में, कूलम। निकाल दो, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखना सर करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ कूलम्स से बताना है 1.36 मिनट, 1.36 मिनट। ध्यान सुनिएगा सर, चार्ज बताना है तो I इंटू टी होगा, और I इंटू आई की वैल्यू कितनी है तो सर 1.8 एम्पियर है, 1.36 मिनट है तो 1.36 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अब निकालिए जितना भी आएगा वो कूलम में आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मुझे लगता है 1.8 इंटू 1.36 कितना आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन दिया थोड़ा सा, 1.36 इंटू 60, 147 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 147 के आसपास। इसकी वैल्यू निकालोगे 147 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 147 कूलम आ जाएगा। निकाल दो, ठीक है, 147 कूलम निकाल दो। अगला क्वेश्चन देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। सर 63.5 ग्राम के लिए, 63.5 ग्राम के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, और 2 मोल का मतलब कितना होता है, इतना ही इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो वही इन्वॉल्व होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो वही इन्वॉल्व हो जाएंगे, पक्का। नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक बात बताओ, हाइड्रोजन लिबरेट करना, हाइड्रोजन कहां से लिबरेट करेगा, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन कहां से लिबरेट करेगा, ऐसे ही लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन ऐसे ही लिबरेट करेगा। एक बात बताना, सिंपल सा स्टेटमेंट सोचना, स्टेटमेंट सोचना कि सर यहां जैसे आप स्टोइशियोमेट्री में यूज करते थे वैसा यूज कर लो। 2 ग्राम के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा, 2 फैराडे, ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। सर याद करो, ऐसा लिख सकते हैं 8 ग्राम के लिए आपको क्या पूछ रहे हो सर, कितना चार्ज चाहिए ये पूछ रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन लगाओ सर, स्टैंडर्ड और वो वाला याद करो। गिवन दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, गिवन है। जो लोग स्टोइशियोमेट्री जानते हैं, अब मूल कॉन्सेप्ट जाते जाते कुछ याद दिला के जाता हो, याद करो गिवन है, स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ग्राम इंटू 2f, देखो यूनिट डायमेंशन सब कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ग्राम, ये कितना हो गया 4, सर 8 फैराडे आ जाएगा। 8 फैराडे इज द आंसर। सर बिना कुछ करे हुए आपको आंसर्स आएंगे। मास इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है, लेकिन भाई ये नॉर्मल भी आप चाहो ना तो अपने पास देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये मास डिपॉजिटेड वाला जो फॉर्मूला है, मास डिपॉजिटेड वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू सर जेड आई टी, या फिर हम बोल दें कि मोलर मास अपॉन एन एफ इंटू आई इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है भाई साहब, ये फॉर्मूला देख लो, ज्यादा नहीं, सिंपल सा, मोलर मास अपॉन एन एफ आई इंटू टी कर लो, हो जाएगा। तो मास डिपॉजिटेड ऐसे होता है, जेड आई टी ऐसे निकाल दिया जाता है। श्योर हो, पक्का। चलिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, एजी प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, एजी बनाएगा।
सर इसका मास कितना होता है 108 ग्राम, और इतना इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है 1 फैराडे होता है। कितना चार्ज चाहिए होगा 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब देखिएगा 10 ग्राम मास डिपॉजिटेड दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है, टाइम भी दिया हुआ है कितना 1 आवर, टाइम कितना दिया है 1 आवर। सर इसको देखिएगा 1 आवर मतलब क्या हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 60 सेकंड, 3600 सेकंड्स आ गया। सर मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या था, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होता था, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला होता था मोलर मास अपॉन NF I इंटू टी होता था। सर मास डिपॉजिटेड कितना है 10 ग्राम। मोलर मास, क्लोरीन गैस जब लिबरेट होगा, क्लोरीन गैस जब लिबरेट होगा तो देखिएगा ऐसे ही लिबरेट होगा ना, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर देखिएगा 10, मोलर मास कितना लेंगे 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लेंगे 2, 96500 सर इनटू करंट कितना है सर नहीं पता I इंटू टाइम कितना लेंगे 3600। सर ये कैलकुलेशन अब करते चले जाइए। सर ये अपने पास एम्पियर में आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि 7 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा। अभी तो सारा ऑप्शन ही 7 के आसपास दिया हुआ है, तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या करें। एग्जाम हॉल में क्या ही बोलेंगे कि डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाई, कैलकुलेशन ज्यादा करवा रहा था। 7.55 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर निकालेंगे तो 7.55 इज द करेक्ट आंसर। 7.55 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर आ जाएगा। पक्का श्योर हो, डन। देख ले भाई, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, मास डिपॉजिटेड M अपॉन NF, इसी के ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अब मिलते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और करो, बताओ, क्वेश्चन की कमी नहीं है, करते चलिए। कितना होगा, एसिड्यूलेटेड वाटर है, एसिड्यूलेटेड मतलब H प्लस होगा, बोल रहा है 112 ml हाइड्रोजन गैस एट STP इतने टाइम में कलेक्ट कर रहे हैं, कैथोड पे हो रहा है, मतलब कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। सर देखिएगा एसिड्यूलेटेड वाटर है मतलब उसके साथ रिएक्शन जो होगी वो यही होगी, H प्लस क्या बनाएगा H2 गैस बनाएगा। अब वो बोल रहा है कि सर एक बात बताइए, क्या बोल रहा है कि सर मास नहीं दिया है वॉल्यूम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें देखो स्टोइचियोमेट्री जिसको आती है ना वो ये बहुत आसानी से कर लेता है। कैसे, ये देखिएगा 22,400 ml लिख सकता हूं, 22,400 ml के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 2 फैराडे चार्ज लिख सकते हो। तो सर 112 ml के लिए, अब देखो भाई स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है तो इसके लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा निकाल सकते हो। कैसे, सर ये गिवन है, ये गिवन है और आपको ही पता है स्टैंडर्ड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चार्ज की वैल्यू क्या आ गई 112 इंटू 2F डिवाइडेड बाई 22,400। सर ये कितना हो गया 200 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 965 कूलम आ जाएगा। जैसे ही 965 कूलम आया चार्ज, मुझे पता है चार्ज की वैल्यू क्या होती है I इंटू टी होती है। सर करंट कितना आ जाएगा, वन एम्पियर आ जाएगा। करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। निकालते रहे भाई, पक्का, डन। चलो अब आते हैं, फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें ये बताया गया कि मास डिपॉजिटेड जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। और उसके लिए फिर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं, चार्ज इज नथिंग मास अपॉन मोलर मास अपॉन NF, मोलर मास अपॉन NF इंटू I इंटू टी। अब इसी का यूज करके फराडे ने सेकेंड लॉ दे दिया। सेकेंड लॉ क्या बोला, फराडे ने बोला कि भाई अगर किसी के थ्रू सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करोगे, ध्यान सुनना, सेम चार्ज सेम रहना चाहिए, अगर चार्ज सेम है और अलग अलग मेटल से आप पास करते हो, तो एक बात बताना, चलो सिंपल सा बताओ, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या था। मास डिपॉजिटेड का नॉर्मली फॉर्मूला, बस देखो कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, बस सोचने का तरीका है, मोलर मास अपॉन NF I इंटू टी, या चार्ज लिख देता हूं। अगर चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है, फैराडे क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो मास डिपॉजिटेड का जो रेशियो होगा, चार्ज सेम है सबके लिए, फैराडे कांस्टेंट है सबके लिए, जो मास डिपॉजिटेड का रेशियो होगा, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B का जो रेशियो होगा, मोलर मास अपॉन N को क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मास का रेशियो लिख सकते हैं क्या हम लोग, इक्विवेलेंट मास ऑफ A लिख सकते हैं।
इक्विवेलेंट मास ऑफ ए और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। यही होगा ना भाई साहब, यही होगा ना, तो बस यही करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बी देख लो अपने पास, श्योर हो तो ये देख लो, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मोलर मास अपॉन एन एफ इनटू क्यू। सर देख लो मास डिपॉजिटेड, सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सर मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन को फैक्टर को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं। कोई बोले इक्विवेलेंट मास इज नथिंग, इक्विवेलेंट मास देख लो भाई, अब यहीं पे कर लेते हैं। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट मास के बारे में बात की जाए ऐसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बोला जाता है। एन फैक्टर हर एक के लिए अलग अलग होगा। चलो एन फैक्टर का भी लिस्ट बना ही देता हूं, क्यों हूं मतलब अगले क्लास का क्यों ही वेट करना है, बेटर बना ही देता हूं। सर देखिएगा एसिड के केस में एन फैक्टर जो होता है, एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है कि कितना H प्लस आप लूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड। बेस के केस में बात की जाए तो बेस के केस में एन फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड। बेस एक्सेप्ट भी करता है ना। अगर सॉल्ट के केस में कोई पूछ दे तो नम एन फैक्टर जो होता है सर कितना, चार्ज ऑन कटायन और एनायन, किसी एक पे चार्ज ले लीजिएगा, किसी एक का चार्ज ले लीजिएगा, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज ऑन कटायन और एनायन लेना है। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, चार्ज ऑन कटायन और एनायन हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया। अगर मैं पूछूं कोई एटम दे दिया जाए तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी हो जाती है, उसका एन फैक्टर क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी हो जाती है। कोई आयन है तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, उसका चार्ज हो जाता है, कोई आयन है तो उसका एन फैक्टर चार्ज हो जाता है। और अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड, ये दोनों इक्वल होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो एन फैक्टर याद रखिएगा, इक्विवेलेंट मास इज नथिंग मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये देख लीजिए एसिड बेस सॉल्ट एटम आयन रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब के लिए एन फैक्टर पक्का हो जाएगा। मतलब अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज दो अलग अलग लोगों को पास कर रहे तो उस केस में जो मास डिपॉजिटेड होगा वो किसकी रेशियो में आएगा, वो रेशियो जो होगा वो किसका रेशियो होगा, इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, मतलब सबको सेम इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, Al2O3 कॉपर सल्फेट और मोल्टेन NaCl। यहां पर अब हर एक टाइम वही कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर ना सामने वाला कुछ और मजे ले रहा है। यहां पर इक्विवेलेंट मास का रेशियो नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कितने मास डिपॉजिट होंगे, अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा। चलो एक बात बताओ, एल्यूमिनियम पे क्या होता है, एल्यूमिनियम पे अगर 3 फराडे दोगे तो वो कितना जनरेट करेगा, 1 मोल होगा एल्यूमिनियम का। कॉपर पे, कॉपर +2 है, उसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर बनेगा। अब कॉपर के 1 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 2 फराडे चाहिए। सर सोचो ना स्टैंडर्डली अगर 3 फराडे दोगे तो इसका कितना हो जाएगा, सर 1.5 मोल हो जाएगा। निकाल के देख लो, स्टोइचियोमेट्री से निकाल के देख लो। Na+ की बात करें तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके कितना चलाएगा, Na सॉलिड बनाएगा। सर देखोगे ये 1 फराडे से 1 मोल, तो 3 फराडे से कितना हो जाएगा, 3 फराडे से कितना हो जाएगा, सर रेशियो निकाल सकते हैं इसका कितना, सर एल्यूमिनियम का कितना मोल होगा, 1 मोल, इसका कितना होगा सर 1.5 मोल, और इसका कितना होगा 3 मोल। सर आंसर निकाल दो, 1 मोल 1.5 मोल 3 मोल्स निकाल दो, आ जाएगा सर, श्योर हो पक्का। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है Al2O3 और NaCl में। अब बोल रहा है मास डिपॉजिटेड निकालना है, तो मास डिपॉजिटेड किसके रेशियो में आएगा, सर मास ऑफ एल्यूमिनियम जो डिपॉजिट हो रहा है अपॉन मास ऑफ सोडियम। अगर तुमसे कोई पूछ दे तो मास ऑफ सोडियम जो निकालना है उसको ऊपर रख दो, और सर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। सर क्या होगा, मास ऑफ सोडियम नहीं पता है, मास ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना लिबरेट हो रहा है 1.8। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्या होगा, सर सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना होता है 23, सर सोडियम का यहां पर चार्ज कितना है 1, 23/1। एल्यूमिनियम का क्या होगा, सर ऐसे नॉर्मली 27 होता है, चार्ज कितना होता है 3। सर देखिएगा क्या हो जाएगा, सर मोलर मास ऑफ
4.6 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा? 4.6 ग्राम आ जाएगा। तो हो गया सर, यही है दो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कितना डिपॉजिट होगा या कैसे कितना लिबरेट होगा, ये कहानी पता होनी चाहिए फर्स्ट लॉ से। अगर दो लोगों को सेम चार्ज दे देंगे तो उसमें क्या होगा, तो जो मास डिपॉजिटेड का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा। इक्विवेलेंट मास नथिंग सर, जिसका जो चार्ज है वही अपने पास उठा के डाल दो। एल्यूमिनियम का चार्ज सर +3 है तो वो डाल दिया, एल्यूमिनियम का +3 डाल दिया, यहां पर हो गया, आंसर निकल जाएगा। श्योर हो? पक्का? डन? तो बस निकालते रहो हर एक मेटल का। पक्का? चलिए, अब मेरे पास ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि सर हमने क्वांटिटी निकाल निकाल के चेक कर लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो यहां पर अब देखना ये हमारे पास कौन सा एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखिएगा कौन क्या बनेगा, कब कौन सा क्या बनने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि कौन इलेक्ट्रोलिसिस में जाएगा और किसका। अच्छा चलो पहले ऐसे बताओ, ये छोड़ो अभी ये कहानी। अगर मैं कैथोड चूज करता था, अगर मैं कैथोड पे चूज करता था तो कैथोड पे किसको कराता था? अगर मेरे पास 2-3 लोग दिए हुए हैं तो कैथोड पे किसको लूंगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो। कैथोड पे किसको, याद करो पिछले कॉन्सेप्ट, कैथोड पे किसको लूंगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। एनोड पे किसका लूंगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। एनोड पे किसका लूंगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। पक्का? तो सर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सर ये पहले कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है लाइक प्लैटिनम और गोल्ड, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा बस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो वो भैया अब पार्टिसिपेट करेगा और वो फिर आपकी जिंदगी को ऊपर नीचे चेंज कर सकता है। ऑब्वियस है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? रिएक्टिव में, इनर्ट में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो रिएक्टिव है वो पूरा का पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो पूरा का पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा दूसरी चीज ये भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ध्यान सुनना, अब मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं, अब मान लो वाटर है, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर सर, वाटर के अंदर क्या होगा, H+ होगा, और वाटर के अंदर क्या होगा, OH- होगा। H+ होगा और OH- होगा। एग्जाम हॉल में आपके पास दो कंडीशंस दी जाएंगे। एग्जाम हॉल में क्या बोला जाएगा कि भैया वाटर की बात पहले कर लेते हैं। वाटर से सर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, H2+ हाफ O2 गैस रिलीज होगा। सर H+ जब आगे जाएगा तो सर यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो H+। वाटर के रिडक्शन पे क्या मिलता है सर, वाटर के रिडक्शन पे क्या मिलता है, H2। वाटर का ऐसे लिख देता हूं, रुक जाओ, ऐसे याद रखना। वाटर है, वाटर का अगर रिडक्शन करोगे, तो सर वाटर के रिडक्शन पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, H2O से H2, ये होता है -0.83 वोल्ट। ठीक है। और वाटर का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ये बेसिक चीज याद रखिएगा। और इसका जो E0H2O होता है, E0H2O से O2, ये वैल्यू जो आती है आप कहीं भी पढ़ेंगे तो 1.23 वोल्ट पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं सच बताऊं तो ये इतना नहीं होता है, आपको कहीं भी मिलेगा, ये मिलेगा। वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे, O2 गैस रिलीज होगी, OH- ये सब चीजें होंगी, बट आप वो रिएक्शन छोड़ो क्योंकि वो रिएक्शन तुमसे पूछेगा नहीं। बस याद रखना, रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो O2 गैस बनेगा। ठीक है, O2 गैस लिबरेट होगा। सर ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, तो ये एनोड पे मिलेगा, और ये कहां मिलेगा, कैथोड पे, ये कहां मिलेगा, कैथोड पे। तो ये सब कहानी पूछी जाएगी। सर ये जो वैल्यू होती है ना, याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होता है केमिकल काइनेटिकली हम बोल सकते हैं, काइनेटिकली स्लो होता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, काइनेटिकली स्लो होता है, अपने आप तो टूटेगा नहीं, बहुत स्लो टूटता है। तो हम लोग टू मैच द स्पीड ऑफ रिएक्शन, हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को मैच करने के लिए वी यूज एक्स्ट्रा पोटेंशियल नोन एज
ओवर पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवर पोटेंशियल। इसको हम लोग मैच करने के लिए, ताकि इसकी स्पीड बन जाए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओवर पोटेंशियल यूज करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है रियल में, जो देखोगे H2O से O2 की, वो वैल्यू जो होती है इतनी नहीं होती, उसमें इतना और ऐड कर दीजिएगा, -1.46 वोल्ट। तो जनरली आपको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलेंगी एनसीईआरटी इन सब में, वो ये दिया जाएगा। बट रियलिटी में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल वैल्यू -1.23 नहीं होती। कितनी होती है, -1.46 होती है। कितनी होती है, -1.46 वोल्ट होती है। तो देख लो अपने पास -1.23 माइनस है। अगर रिडक्शन होगा तो ये करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये करेगा। अच्छा, अब ये वैल्यूज, हाँ वाटर के केस में आपको याद रखना है, वाटर की वैल्यूज थोड़ी याद रखनी होती है। लेकिन अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ दे तो ध्यान सुनना, अगर तुमसे कुछ पूछे कि एनोड पे कैसे चूज करोगे, एनोड पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखो शॉर्टकट फॉर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पहले ही बता देता हूं, फिर अभी प्रूव भी कर दूंगा। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे बताते हैं। अगर एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या हैं, तो सर देखिएगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सबसे पहला सर, अगर सामने वाले का पोटेंशियल दिया है तो यहां पर क्या देखेंगे, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे। सबसे पहले तो ये यहां पर क्या देख लेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेंगे। अगर दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां रिडक्शन पोटेंशियल। और नहीं तो एनोड पे याद रखिएगा, एनोड पे और कैथोड पे मेटल होगा। मेटल के केस में सिंपल यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो क्या बन जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। एनोड पे क्या होता है, तो यहां पर शॉर्टकट में क्या लिख दिया जाता है, याद रखिएगा, Cl- हो चाहे CH3, CO- हो, CO-, वो वाटर से जल्दी, OH- से जल्दी, और बाकी लोग इसके बाद। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ये शॉर्टकट अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि यही अब आपको काम आएगा। अब हर एक जगह मैं यूज करूंगा, आप भी साथ में यूज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका क्या होगा, ऑब्वियसली कैथोड पे उसी को ले लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो, ऑल मिनरल वाटर, कोई नहीं सुनो, जिद करो फिर चाहे सामने CM हो या DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु हैं। फिर क्या था हम लोगों के पास कि सर क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में क्या होते हैं, पटना और कलकत्ता में क्या हो रहा हो, गोल्ड फेंक कर लोग पानी ले रहे हो, यही था। तो सर आपके पास शॉर्टकट ये है। सर ये कोई पूछे, ये भाई डिस्चार्ज थ्योरी है, मतलब इन सब की इलेक्ट्रोड की सीरीज बना के बना दी गई, जिसका भी फायदा दिखाऊंगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं कोई एक NaCl का, देखो दो केस लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl मतलब सिर्फ NaCl है, कोई अलग नहीं। इसमें सिर्फ ये देख लो कौन कौन से आयंस हैं, एग्जाम हॉल में बैठना सीधा सीधा ऐसे देख लेना, Na+Cl-। मोल्टेन मतलब एक्वस, मतलब होता है पानी के साथ। मोल्टेन मतलब सिर्फ NaCl को मोल्ट करके रख दिया गया है, मेल्टिंग करके उसको रख दिया गया है। तो सर यहां पर एनोड पे क्या पॉसिबल है, सर एनोड पे क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ध्यान सुनना, एनोड पे क्या पॉसिबल होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, सर Na+ का होगा। सर वो सॉरी Cl- का होगा, 2Cl-, Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और अगर मैं बोलूं कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, सर रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और कैथोड का जो रिडक्शन है वो क्या होगा, सर देखिएगा, कैथोड का जो रिडक्शन होगा, सोडियम+ है सर, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, सोडियम बना देगा। सोडियम+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा, सोडियम+ बना देगा। सर यही होगा। सर मोल्टेन NaCl है, कोई टेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि सर मोल्टेन में यही लोग हैं, अकेले ही लोग हैं। सर जिसका रिडक्शन पॉसिबल है उसका रिडक्शन कर दो, जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा उसका ऑक्सीडेशन कर दो। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्या लिख देता, अगर मैं यहीं लिख देता एक्वस NaCl, ध्यान सुनना, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl में क्या होता कि सर Na+ भी है, Cl- भी है और पानी भी है। पानी मतलब H+ और OH- भी है, H+ और OH- भी है। अब चलिए बताइए, अब बताइए कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, एनोड पे क्या करा जाएगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका किसका पॉसिबल है, ध्यान सुनना। सर मैं Cl- का ऑक्सीडेशन कर सकता हूं, Cl- का ऑक्सीडेशन कर सकता हूं। ध्यान सुनना, दो ऑप्शन है, अगर वैल्यूज दी गई हैं तब तो भैया तुम डायरेक्ट निकाल दोगे, और नहीं
तो सर वाटर का भी ऑक्सीडेशन कर सकता हूं O2 गैस में। कैथोड पे कौन सा हो सकता है पॉसिबल? कैथोड पे रिडक्शन पॉसिबल है, कैथोड पे रिडक्शन पॉसिबल है। ध्यान सुनना सर, क्या होगा? Na+ का रिडक्शन होगा, क्या बना देगा? सोडियम बना देगा। और वाटर का रिडक्शन होगा, क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा कैसे डिसाइड करेंगे। क्या ट्रिक बताई थी? एनोड पे क्या देखना है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं तो आप ये देख लीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उससे सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो दूसरा सर Cl- ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू वाटर का OH-, और ये लोग पीछे रहेंगे, मतलब इसका डिस्चार्ज होने का ये जल्दी टेंडेंसी होती है। तो सर यहां पर कौन आएगा, कौन आएगा, अटैक कौन करेगा? सर Cl-। कौन रिलीज होगा? ये रिलीज नहीं होगा, Cl2 अपने पास ज्यादा जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर एनोड पे क्या हो गया? Cl2 गैस रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि सर वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। अच्छा कैथोड पे बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा? अब सोडियम और वाटर में कैसे डिसाइड करें? तो सर कैथोड पे क्या लेते हैं? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। याद करो सर, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। सर यहां से यहां जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। याद करो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे था ना अपने पास, जिद करो फिर चाहे CM हो चाहे DM हो, सर कोई नहीं सुनने वाला, ऐसे ही था सर। अब ये जितना आगे जा रहे हैं, जितना भी आगे जा रहे हैं, इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है, मतलब वाटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, सोडियम लिबरेट नहीं होगा। बस सर एक्वस NaCl कोई पूछ दे तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कौन लिबरेट होगा, कौन सा नहीं लिबरेट होगा। तो ये क्वेश्चन तो ये है। इसको बताने का तरीका दो है सर, या तो आप क्या देख के बता दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल देख के बता दीजिए, या फिर आप इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, शॉर्टकट को याद रखिएगा पक्का। चलो ना तुम खुद कर लोगे। चलो अब देखो, अब मैं यहां पर देखो दो चीजें दी गई हैं, सुनना एक बार ध्यान सुनना। एक्वस कॉपर सल्फेट है तो यहां कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, और वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन O2। ध्यान सुनना, तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक तो तरीका जहां पे ये वैल्यूज दी होंगी, एग्जाम हॉल में ये वैल्यूज दी हैं वहां सेलेक्ट कर लो। सर ये बताइएगा ये रिएक्शन जो हो रही है वो कहां होगी? कैथोड का मतलब क्या होता है? सर रिडक्शन। देखना कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चलो कॉपर का रिडक्शन देख लो, क्या हो रहा है? पॉजिटिव। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? कॉपर का। सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सर कॉपर रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा। एक तो पोटेंशियल देख के बता सकते हो। एनोड पे क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है? सर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका सल्फेट का नहीं है। तो सर ये तो पता चल गया, देख लो ये लिख सकते हैं। अब कोई बोले सर मुझे वैल्यूज ना दी हो, तो एग्जाम हॉल में दो ऑप्शन है, या तो वैल्यूज दी होंगी, नहीं दी होंगी तो फिर आप शॉर्टकट आजमाओगे। शॉर्टकट में क्या था? चलो सर कॉपर और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था? याद करो, कॉपर में वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था? अभी जस्ट देखो कॉपर कहां था? यहां था ना भाई, इसके आगे था ना। क्यों आगे? क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, ऐसे था। देखो कॉपर का वाटर का, कॉपर और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? कॉपर का ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो कौन ज्यादा करेगा? सर कॉपर जल्दी हो जाएगा। देख लो तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, कॉपर और वाटर में कौन जल्दी रिड्यूस होगा? सर कॉपर रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अब कोई पूछे इसमें सर इसके लिए क्या शॉर्टकट बताया था, इसके लिए क्या शॉर्टकट बताया था? सर एनोड के लिए क्या शॉर्टकट बताया था कि Cl- और OH- या सल्फेट में देख लो कौन जल्दी जाएगा। सर यहाँ कौन सा सल्फेट है? सल्फेट है। सल्फेट और वाटर में OH- में कौन जल्दी करता है? OH-। दो तरीके हैं, या तो वैल्यूज से कर लेना या फिर इससे कर लेना, पक्का कोई भी क्वेश्चन है। ये देखो ना, अब देखो अगर कॉपर ही इलेक्ट्रोड हो गया, अब मेटल ही इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब मेटल भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, मेटल भी रिड्यूस कर सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें सेम ही मेटल ऑक्सीडाइज, इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा एक ही चीज होती है। देखोगे कैथोड पे क्या था तुम्हारा? कॉपर ही था शायद। कैथोड पे देखो कॉपर था और ये नहीं था। कैथोड पे तो अभी जस्ट सेलेक्ट किया। एनोड पे क्या होगा? बस एनोड पे चेंज होगा। सर अभी तुम सोच रहे थे कि वाटर करेगा, लेकिन कॉपर ही कर जाएगा। क्यों? देख लो पोटेंशियल की वैल्यू उठा के देख लो। याद रखना शॉर्टकट ये होता है कि अगर सेम मेटल का ही इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम मेटल का ही हो जाता है। कैसे? सर याद करो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स याद है, एक ही मेटल ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, एक ही मेटल रिड्यूस कर रहा है। कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, कॉपर यहाँ रिड्यूस भी कर रहा है, पक्का। तो अगर देख लो, ध्यान सुनना अपने पास, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो हम नॉर्मली बात करेंगे, जैसे इस केस में कोई इलेक्ट्रोड नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी। यहां सेमी मेटल का इलेक्ट्रोड दे दिया तो भाई वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन करेगा तो सेम ही चीज डिपॉजिट हो जाएगी।
ध्यान सुनिएगा, अगर Ag है, Ag मतलब क्या होगा, अब ध्यान सुनना, Ag मतलब Ag भी पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान सुनना सर, अभी भी Ag प्लस वाटर, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, Ag नाइट्रेट है, गड़बड़ हो गया इसमें, यहाँ पे ना देखो 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 देखो, यहाँ पर Ag नाइट्रेट है ये देखिएगा, Ag नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अगर AgNO3 यूज करते हैं, AgNO3 यूज करते हैं तो कैथोड पे और एनोड पे दोनों जगह जब अपना ही मेटल यूज होता है तो उस केस में आंख बंद करके, उस केस में आंख बंद करके क्या लगा दो सर, देख लो अपने पास, उस केस में आंख बंद करके अपना ही मेटल ऑक्सीडाइज करो, एक ही अपना ही मेटल क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, अपना ही मेटल ऑक्सीडाइज, अपना ही मेटल रिड्यूस कर दो। ये देखना यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दो चार जो केसेस हैं वो एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी वाले केस तो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि उसके पीछे का रीजन बताता हूं। एनसीईआरटी एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4 में क्या होगा, H प्लस होगा, और ये H प्लस यहां से भी होगा, पानी से भी होगा, तो दो जगह से H प्लस है। सर सल्फेट होगा और क्या होगा, OH माइनस होगा, यही होगा अपने पास। सल्फेट और OH माइनस में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, सल्फेट और OH माइनस में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, देख लो अपने पास, मैं क्या देख रहा हूं, सल्फेट से ज्यादा जल्दी कौन डिस्चार्ज होगा, OH माइनस। कैथोड पे तो भाई एक ही आदमी बैठा हुआ है, वो कौन सा है, H प्लस ही है, H प्लस का ही क्या होना है, रिडक्शन होना है। एक याद रखना, ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रियल क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर सल्फेट आयन को, मतलब वाटर ही ऑक्सीडाइज होना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में चाहें कि सर सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना चाहें थायोसल्फेट में H2O8-2 में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो हाई करंट डेंसिटी और दूसरा हाइयर SO4, हाइयर SO4 कॉन्सेंट्रेशन डालना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में है तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई बोले सर कहीं भी आपको दिया हो किसी भी टाइप का, आप आंसर निकालते चले जाओ। NiSO4 दिया, ध्यान सुनना, NiSO4 में कौन कौन से लोग होंगे पहले बताओ, निकेल +2 का सर सल्फेट होगा, और सर H प्लस होगा, वाटर का मतलब ऐसे लिख देता हूं, वाटर के अंदर H प्लस होगा, और कौन होगा, OH माइनस होगा। चलो सर सल्फेट और OH माइनस में से कौन रेस जीतेगा, OH माइनस जीतेगा, तो सर OH माइनस का हो गया, ये काट दो, ये सर एनोड पे हो गया, एनोड पे ये हो गया। कैथोड की बात करें तो निकल कहां आता था, वाटर के आगे था या पीछे था, याद करो, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। रिडक्शन पोटेंशियल किसका आगे था, निकल का आगे था, निकल का आगे था, तो इसीलिए सर निकल यहां होगा, ये नहीं होगा, बस हो गया। अब आपको ये चीज ना, आपको चाहे तो ये मैं रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को रिएक्शन की वैल्यूज दी होंगी एग्जाम हॉल में, हो सकता है ये वैल्यूज दी जाए, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट गेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। ये देखिएगा सर एक्वस Na2SO4 है, Na2SO4 मतलब सर सोडियम होगा, सर यहां में देखो मैं शॉर्टकट बता देता हूं, सोडियम होगा, वाटर तो है ही है, वाटर के अंदर क्या है सर H प्लस है और OH माइनस है। अब देखेंगे कौन कौन होगा, और सल्फेट है, सल्फेट और OH माइनस में कौन रेस जीतेगा, OH माइनस जीत जाएगा, सर OH माइनस जीत जाएगा, सल्फेट हार जाएगा। निकेल सोडियम और वाटर में कौन जीतेगा, तो याद करो क्या था, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, पानी ही अपने पास, रेस जीत जाएगा, सर सोडियम नहीं जीत पाएगा, हो गया। कैथोड पे रिडक्शन देखते हैं, एनोड पे वो देखते हैं, सर देख लो। अब ये सब चीजें आपके ऊपर हैं, आप चाहो तो इसको रट लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। NaCl के केस में मैंने बता भी दिया था कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और क्या होगा, Cl2 गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट होगा, सर H2O कैथोड पे होगा, और क्लोरीन पे क्या होगा, क्लोरीन पे क्या होगा, क्लोरीन पे क्या होगा, एनोड पे होगा। अच्छा यहां पर एक चीज देखना, ये वैल्यू देख के क्या लग रहा है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, लेकिन गलती कर रहे हो, ये एक्चुअली ये वैल्यू है ही नहीं ना। कौन सी वैल्यू होती है, 1.46 वोल्ट की वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, 1.46 वोल्ट होता है, ये वैल्यू होती ही नहीं है। अब दोनों में देख लो, अब दोनों में कौन सा बड़ा है, सर वो बड़ा है, इसीलिए क्लोरीन गैस लिबरेट होता है, इसीलिए क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, NaCl का नॉर्मल कोई केस पूछेगा तो NaCl के अंदर आपको ही पता है Na प्लस है, Na प्लस है और Cl माइनस है, OH माइनस है। अब Cl माइनस है, OH माइनस है, H प्लस है, खुद से सोच लो, Cl और OH में किसका ज्यादा था, Cl का ज्यादा था। सोडियम और वाटर में किसका ज्यादा है, तो सर वाटर का ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, ठीक है, पक्का हो जाए।
लेकिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दिया जाए, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर बहुत डाइल्यूट रिएक्शन कर दिया जाए, NaCl का बहुत डाइल्यूट कर दिया जाए, वेरी डाइल्यूट कर दिया जाए, तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं आता है, यहां पर अपने पास कोई चेंज नहीं आएगा कैथोड पे, बट एनोड पे क्या होता है, थोड़ा आसपास की वैल्यूज है। एनोड पे क्या होता है, इसको आसपास की वैल्यूज बोलते हैं, इसको हम लोग आसपास की वैल्यूज बोलते हैं। देखो ना, अगर आप बहुत कम कर दोगे, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन कर दोगे, तो सर इसकी जो ई सेल है, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहां पर क्लोरीन गैस लिबरेट ना होके कौन लिबरेट हो जाएगा, सर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। ध्यान सुनिएगा, ये जो पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है अपने पास, कि NaCl अगर बहुत डाइल्यूट कर दे, नॉर्मल केस में क्या है सर, नॉर्मल केस में क्या था, कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, सोडियम रिएक्शन नहीं कर रहा। एनोड पे क्या हो रहा था, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, बिकॉज उसका पोटेंशियल कम था, ज्यादा था, मतलब सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया तो क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम, और क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। इस NaCl का केस याद रखिएगा, NaCl के केस, H2SO4 का केस, 3-4 लोगों का केस जो NCERT में है, जिन लोगों को भरोसा ना हो भैया NCERT खोल के देख लेना, मेरे ऊपर भरोसा ना हो NCERT पे तो करोगे, NCERT को देख लेना, उसमें NaCl H2SO4 ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल लोग हैं। अगर NaCl का एक लास्ट केस, NaCl को अगर Hg मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ डालते तो यहां पर कैथोड और एनोड पे तो सिंपल सा, एनोड पे क्या होगा, वही अपने पास ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कितनी होगी सर, ये वैल्यू होगी ये -1.46 वोल्ट, तो इसमें कौन करेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। लेकिन अब यहां पर जो होता है ना, यहां सोडियम अपने पास होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा, मरकरी इलेक्ट्रोड में बहुत चालाक इलेक्ट्रोड है, वो देखता है मेटल है, तो मेटल के साथ क्या करना शुरू करेगा सर, मेटल के साथ क्या बना देगा, अमलगम बना देगा। बोलेगा मरकरी को कहां जा रहे हो तुम, एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, सोडियम प्लस सोडियम है, तुम मेरे साथ आओ, मैं आराम से तुम्हें खुशी खुशी रख लूंगा। तो ध्यान सुन लेना अपने पास, यहां पर अगर करोगे तो सोडियम अमलगम कहाँ बनेगा, कैथोड पे बनेगा, और क्लोरीन कहाँ रिलीज होगा, एनोड पे। NaCl के 3 केसेस याद रखिएगा, NaCl का 3 केस बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। NaCl का केस 1 नॉर्मल सी नॉर्मल दिया हुआ है, अगर एक्वस NaCl ऐसे ही दिया हुआ है, सर एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे बात करेंगे, नॉर्मल NaCl दिया हुआ है, तो नॉर्मल NaCl में मतलब ऑक्सीडेशन करना है, तो सर यहां पर कौन सा गैस रिलीज होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगा। यहां पर कौन सा गैस रिलीज होगा, O2 गैस रिलीज होगा, सॉरी H2 गैस। यहां कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। सर एक्वस NaCl के बदले अगर एक्वस NaCl, लेकिन यहां बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दें, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो वेरी डाइल्यूट में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, और यहां तो वही होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अगर NaCl लिया लेकिन बगल में मैंने डाल दिया Hg इलेक्ट्रोड, ध्यान सुनिएगा, Hg इलेक्ट्रोड डाल दिया, जैसे ही Hg इलेक्ट्रोड डालूंगा कैनोड पे क्या रिलीज हो जाएगा सर, सोडियम अमल, सॉरी इधर तो अपने पास Cl2 रिलीज होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, सोडियम अमलगम बन जाएगा। सर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, H2SO4 एक्वस H2SO4 लिया था, उसमें क्या था, तो यहाँ सर यहाँ पर क्या था सर, अपने पास O2 गैस रिलीज हो रहा था, और इधर कौन सा गैस रिलीज हो रहा था, H2 गैस। सर ये 4 लोगों का NCERT में दिया हुआ है, आपको याद रखना है इन 4 लोगों का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन कहाँ क्या बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी कहानी बहुत सिंपल सी है, कैथोड बनाना है, एनोड बनाना है, उसकी कहानी देख लीजिएगा, उसकी कहानी आप देख लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, तो बस बनाते रहो, छोड़ो। चलो ये अब इसके ऊपर है, देख लो अपने पास एक्वस CuCl है, एनोड पे क्या होगा, कॉपर का, कैथोड, अच्छा यहां पर अपने ही इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, अपने ही इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे तो खुद ही का ऑक्सीडेशन, खुद ही का रिडक्शन, खुद ही का ऑक्सीडेशन, खुद ही का रिडक्शन। अगर एनोड कैथोड अपने प्लैटिनम ले लिया तो प्लैटिनम क्या होता है, इनर्ट होता है, इनर्ट में अपने पास सामने वाला दूसरा वाला ऑक्सीडाइज, दूसरा वाला रिड्यूस। तो ये चीजें हैं, ज्यादा इसको नहीं भाव देना है, बस 2-3 लोगों का एग्जाम्पल याद रखिएगा, NaCl H2SO4, NaCl H2SO4, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या था कि Cl माइनस CH3 CO माइनस ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होते हैं एज कंपेयर टू OH माइनस, एज कंपेयर टू सल्फेट माइनस, नाइट्रेट माइनस और कार्बोनेट माइनस, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रिक क्या था कि अगर मेटल्स और वाटर के बीच में पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन जल्दी
किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो अपने पास कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा, वो अपना कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा, वो अपना कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा। पक्का? तो देख लो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ली। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और क्या बचता है, तो दैट इज बैटरीज। बैटरीज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से सर? एक होता है प्राइमरी बैटरी और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या है, जो सर आप क्या करते हो, यूज करके एक बार यूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली वंस आप यूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करते हो, उसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार बैटरी यूज करी फेंकना पड़ेगा। जैसे रिमोट के अंदर आज के टाइम पे जो बैटरीज पहले आती थी, या कहीं पे आपने क्लॉक में, वॉचेज में, जैसे इन सब बैटरीज को देखें, तो ये प्राइमरी बैटरीज होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, जो रिचार्ज हो सकती हैं, बार बार यूज हो सकती हैं। जैसे मोबाइल की बैटरीज हैं, ये क्या होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी बैटरीज कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी बैटरीज कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी बैटरीज कहलाएंगे। पक्का? ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी बैटरीज कहलाएंगे। ओके, तो यहां पर सेकेंडरी बैटरी आ जाएगी। इसका सर प्राइमरी बैटरी में हम लोग को 3-4 सॉरी ये लेक्लेंचे सेल पढ़ना है, 2 ही बैटरीज पढ़नी है यहाँ पर, लेक्लेंचे सेल और एक पढ़ना है ड्राई सेल। सेकेंडरी बैटरीज में बात करोगे तो हम लोगों को पढ़ना है, अब सेकेंडरी बैटरीज में सर हम लोगों को पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरीज, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अभी भी नहीं हटाया गया है, तो पढ़ना तो है ही है। लेड स्टोरेज सेल पढ़ाया गया है, और क्या बताया गया है, लेड स्टोरेज सेल के बाद अगर हम बात करें, लेड स्टोरेज सेल के बाद हम लोगों के लिए जो बताया गया है वो है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे, फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे, और फ्यूल सेल के बाद हम लोग बात करेंगे कोरोजन के ऊपर। तो बैटरीज हमारे पास 2 टाइप की, एक रिचार्जेबल, एक नॉन रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी बैटरीज जो रिचार्जेबल होती हैं। ध्यान सुनना, लेक्लेंचे सेल, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आई नो कि बहुत ज्यादा लोगों को लगेगा अरे सर पका दिया, लेकिन भाई अब क्या करें, एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपके लिए तोड़ तोड़ के बैठा हूं, इस तरह से तोड़ दीजिए इसको। लेक्लेंचे सेल देखेंगे आप सबने अपने घर में, रिमोट में, इन सब जगह यूज किया होगा। एक ऐसी लंबी बैटरीज होती हैं, ठीक है। लेक्लेंचे सेल, राई सेल, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लेक्लेंचे सेल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में या क्लॉक्स में यूज होता है। ये देखिएगा, प्राइमरी बैटरी है, इरिवर्सिबल है, गैल्वेनिक सेल है। आज के टाइम पे जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। हाँ, अब ये इसका किससे, पहले 2 चीजें याद रखिएगा, एक इसके बारे में, उसके बाद ये किससे किससे मिलके बना है। जैसे एनोड की बात की जाए तो सर जिंक कंटेनर है, कैथोड की बात की जाए तो ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, एनोड हो गया, कैथोड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब याद करना आई नो कि डिफिकल्ट है, रिएक्शंस भी डिफिकल्ट हैं। अब एनोड पे तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होता है तो MnO2 NH4 के साथ ये बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे ये ऐसा होता है, मतलब अगर कोई नेट रिएक्शन पूछ दे, ओवरऑल रिएक्शन कोई दे दे, एनसीईआरटी में देखेंगे आपको सब मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी खोलिए वहां से पढ़िए भाई साहब, ये लिखिएगा भी मत गलती से। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। वोल्टेज क्या है इसका 1.5 वोल्ट। सर जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो उसको किस साथ रिएक्ट कराते हो, जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो। जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको अगर आप हटाना चाहते हो तो अमोनिया को किससे रिएक्ट कराओगे, जिंक के साथ। ठीक है, करता हूं। लेक्लेंचे सेल में ये कहानी है। मरकरी सेल या बटन सेल बोलते हैं इसको हम लोग, जो हमारी लाइफ में, हम लोग की बस में जैसे होता है ना, वॉचेज में, इन सब में यूज होता है, छोटा सा सेल होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, बटन सेल बोल देते हैं उसको, मरकरी सेल बोल देते हैं। मरकरी सेल क्या है तो सर ये लो करंट डिवाइसेस के लिए होता है। इसकी अच्छी बात क्या है, ध्यान सुनना, अगेन इसका एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इसका वोल्टेज कम होता है, लेकिन इसका जो वोल्टेज होता है ना, इसकी जो लाइफ होती है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब इसकी वोल्टेज होती है, जैसे देखोगे घड़ी चलते चलते कि एकाएक बंद हो जाएगी, स्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ये ना सडनली स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर इसके ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ड्राई सेल, बस ये मरकरी सेल के बारे में बात किया जाए तो मरकरी सेल में एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं ही हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर देखोगे तो ओवरऑल जो रिएक्शन आया उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं दिख रहा, कोई इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं दिख रहा। तो ये हम लोग के लिए क्या कहलाता है, ये हम लोग के लिए क्या कहलाता है कि सर ये क्या है, सर इस टाइप की रिएक्शंस को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, इस रिएक्शन का लाइफ क्या रहता है, इस बैटरी का लाइफ क्या रहता है सर, थ्रू आउट द लाइफ बैटरी का लाइफ का जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है, कोई टेंशन नहीं आती है। तो मरकरी सेल ये है अपने पास, मरकरी सेल ये है।
सर ये वही बात है, कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है। अब आते हैं सेकेंडरी बैटरीज में। सेकेंडरी बैटरीज कहाँ यूज होती हैं? ऑब्वियस है इन्वर्टर्स में। कहाँ यूज होंगी? ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में। ये बैटरी आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है, एनसीईआरटी की पिक्चर है। बैटरी में निगेटिव प्लेट्स, लेड ग्रिड्स विथ स्पॉन्जी, पॉजिटिव प्लेट्स, लेड ग्रिड्स विथ PbO2। देख लो सर क्या दिया हुआ है, कैथोड और एनोड बनाया हुआ है। कैथोड और एनोड मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया है। एनोड किसका? स्पॉन्जी लेड का। कैथोड किसका? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। इलेक्ट्रोलाइट्स किसका? इसका। सर देख लो लेड स्टोरेज बैटरी ऐसे बनती है, लेड स्टोरेज बैटरी ऐसे बनती है, कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स। रिएक्शन क्या होती है इनकी? बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनकी चार्जिंग पे अलग होती है, डिस्चार्जिंग पे अलग होती है। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी गई है वो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। जैसे ही चार्जिंग करने जाओगे और चार्जिंग द रिएक्शन इज रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। PbSO4 एनोड पे, कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2 प्लस दिस। मतलब जो एनोड पे हो रहा है वो कैथोड पे हो जाएगा, कैथोड वाला एनोड पे हो जाएगा। याद रखिएगा सेकेंडरी बैटरी जो होती हैं वो दो तरफ का रोल करती हैं। चार्जिंग के टाइम पे अलग रिएक्शन होती है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे उनकी रिएक्शन एकदम रिवर्स हो जाती है। चार्जिंग के टाइम पे अलग, डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएंगे। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये बैटरी भी हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगी। लेकिन हाँ एनसीईआरटी में इस पे बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में बस ये पिक्चर बनाई गई है। इसका एनोड आपको पता होना चाहिए कि एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स किसके होते हैं, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट्स, और थोड़ा रट्टाफिकेशन है। इसकी रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है वो काम का है। इसका सेल पोटेंशियल 1.4 वोल्टेज है और ये लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा लंबी लाइफ जीता है, मतलब ज़्यादा लंबी लाइफ तक इसका बैटरी चलता है। सेल पोटेंशियल इसका ज़्यादा रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। बस एनसीईआरटी में रिएक्शन ज़्यादा नहीं है तो आप उसकी टेंशन मत लेना। हाँ ये सब पता होना चाहिए, हर एक बैटरी को जब भी आप पढ़ते हो ना तो आप उसके चार चीज़ें देखो, चार ही बैटरी पढ़नी है। चार बैटरी कौन कौन सी? सर देख लो फिर से याद करो, लेक्लेंचे सेल है, मरकरी सेल है, ये दोनों प्राइमरी बैटरीज है। इनका स्ट्रक्चर जानना है, इनका रिएक्शन जानना है। लेक्लेंचे का वोल्टेज कितना था? 1.5 वोल्ट। मरकरी का वोल्टेज कितना था? 1.35 वोल्ट। लेड स्टोरेज बैटरी है और एक कौन सा अपने पास? निकल कैडमियम बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में भी क्या है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सीन है। निकल कैडमियम बस एक चीज जान जाना कि भैया ये रिएक्शन का क्या हो जाता है, इस लाइफ का थोड़ा लंबा लाइफ होता है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हो गई। अब आते हैं कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो किसका यूज करती हैं? कंबशन एनर्जी का यूज करती हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल का यूज करती हैं। यूज ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी बाई कंबशन ऑफ फ्यूल, लाइक हाइड्रोजन, CH4, मिथेनॉल, ये सब। ये फ्यूल सेल की अच्छी बात क्या होती है? हाई एफिशिएंसी होती है और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। फ्यूल सेल क्या करते हैं? हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री। इनका एफिशिएंसी सोचो 70% होता है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है भाई साहब, ठीक है ना, नई एनसीईआरटी में भी नहीं हटाया गया, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फ्यूल सेल और ये। अब अगर कोई पूछे हाइड्रोजन मरकरी, सॉरी फ्यूल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूल सेल है H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल मतलब क्या हो गया सर? H2O2 फ्यूल सेल का मतलब क्या हो गया कि सर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या होंगे? मेड ऑफ पोरस ग्रेफाइट, प्लैटिनम और उसके साथ। अब ये सब चीजें थोड़ा सा आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करेंगे वो KOH और NaOH यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं? एक साइड से ऑक्सीजन डालते हैं, एक साइड से हाइड्रोजन डालते हैं, H2 + O2 मिलेगा और दोनों क्या बनाएंगे सर? बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे और प्लस वाटर बना लेंगे। इसीलिए ये बहुत अच्छा फ्यूल सेल बोला जाता है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन जीरो है, प्लस एनर्जी भी मिल रही है, प्लस वाटर भी मिल रहा है। बस कुछ नहीं, मिनरल ऐड करो, पानी पीते चले जाओ। देख लो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ये बना रहा है, O2 क्या बना रहा है? ये बना रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है? ये बन रही है। वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है? 1 वोल्टेज। कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल हाइड्रोजन का कंबशन कर रहे हैं विथ ऑक्सीजन के साथ। सर देख लो ये क्या बना दिया? फ्यूल सेल। बैटरी यहां भी बन रही है। अब आपको एग्जाम हॉल में ये सब जरूर पूछा जाएगा, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा बोरिंग है। आज मैं बोला शुरुआत वाला ही ठीक था, फैराडेज लॉ तक सही था, उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और ये वाला भी बोरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यार चलता है अब, ठीक है ना, कहानी खत्म करेंगे। कोरोजन की बात करें तो कोरोजन क्या है? तो सर स्लो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स बन गया, सल्फाइड्स बन गया, कार्बोनेट्स बन गया सर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विथ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कोरोजन हो जाता है। कोरोजन ये देखो अपने पास, कोरोजन का एग्जांपल लोगे तो यही आयरन अपने आप को क्या करे? ऑक्सीडाइज। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया है, ये पिक्चर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आपको ही पता है आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? H2O बना रहा है। सर देखिएगा ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे
तो मेरे पास ये आएगा। अब कोरोजन भी ऑब्वियस है, किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोरोजन से भी पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस बहुत स्लो प्रोसेस है तो इसको हम लोग जल्दी यूज नहीं करते, इसको हम लोग जल्दी यूज नहीं करते। अब हम कोरोजन को, ऑब्वियस है कोरोजन क्या अनडिजायरेबल है तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे खत्म कर सकते हैं? तो सर किसके ऊपर कोरोजन डिपेंड, मतलब किसके ऊपर कोरोजन डिपेंड करता है? सर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर, दूसरा मॉइस्चर के प्रेजेंस के ऊपर, सर इंप्योरिटीज होंगे उससे ही फर्क पड़ेगा, स्ट्रेन होगा उसके ही फर्क पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखिएगा हम कोरोजन को खत्म करने के लिए प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इंफीरियर मेटल, मतलब एक ऐसा मेटल डाल दो जो क्या करे, वो जल्दी रिएक्ट कर जाए और बीच वाले मेटल को बचा ले। मान लो मुझे ये आयरन का रॉड बचाना है, आयरन का रॉड अगर मैं चाहता हूं कोरोजन ना करे तो इसके ऊपर पता है किसकी लेयर लगा दूंगा, इसके ऊपर पता है किसकी लेयर लगा दूंगा, जिंक की, ताकि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाए, आयरन ना हो। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ठीक है। जैसे देखो ना, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी अवॉइडेड। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे अवॉइड कर सकते हो भाई? पेंट कर दो, सुना होगा बार बार पेंट कर रहा, अब ये सब चीजें आपको पता है यार, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब सर टिन मेटल से आप क्या करते हो, टिन मेटल से क्या करते हो, कोटिंग कर दो। बाय यूज ऑफ एंटी रस्ट मटेरियल, आज को सुना है नया नया हर एक गाड़ी के बोलते हैं ना, गाड़ी के इंजनों पे एंटी रस्ट मटेरियल लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, बिस्फिनॉल होता है। या फिर लास्ट वन कैथोडिक प्रिवेंशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दो, किसका, एक मेटल का दूसरे मेटल से, ताकि दूसरा मेटल क्या हो जाए, जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाए, जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाए, बस यही है भैया। तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर देख लो, आज जाते जाते लेक्चर भी कम हो गया, अगली क्लास का भी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। सैटरडे को बस एक्सपेरिमेंटल जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो करा दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पहले दिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, पहले दिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है। फिर हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोगों ने बात करी थी कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अलावा और क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट्स, और लास्ट वन आज हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बैटरीज और सेल्स पढ़ लिए, बैटरीज और सेल्स पढ़ लिए। टोटल चैप्टर यही 4 पार्ट में डिवाइडेड था, आज हमने फिनिश कर लिया है। बस भैया अब होमवर्क क्या ही दूं आपको, बस आप डीपीपी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, प्लस अब आप रिवीजन करते जाइए। पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में आ चुका है, अब आपकी मर्जी है भाई साहब, आप जितना जल्दी चाहें सिलेक्शन के आसपास पहुंच जाइए। मैंने बोला था 12 फरवरी को ये सफ़र चालू हुआ था, आज 21 फरवरी है, और आज 12 से लेकर 21 के बीच में जिन लोगों ने साथ साथ खत्म किया, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आज का लेक्चर आज खत्म किया है। देख लो 12 फरवरी से 21 मार्च का सफ़र कितना मतलब आसान भी था, डिफ़िकल्ट भी था, कुछ चीज़ें मतलब ऊपर नीचे भी हुई, कभी मन नहीं किया आपको पढ़ाने का, पढ़ने का, मुझे मन नहीं किया कभी पढ़ाने का, लेकिन फिर भी हम लगे रहे, टाइमली अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं। बस एक चैप्टर रहता है वो भी मैं खत्म करा दूंगा, उसके लिए भी किसी को बुरा लगा सॉरी भाई, वो भी छोटा सा टॉपिक है, मैं 1 घंटे का सैटरडे को वीडियो डाल दूंगा, हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप टेंशन किसकी लो, रिवीजन की करो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी आपका जल्दी ही मुझे लगता है रिवीजन भी चालू होगा, और रिवीजन ऑलरेडी आप कहीं से भी कर सकते हो यार, यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पे रिवीजन चालू हो चुका है, कहीं से भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब इसमें कौन सा वो करना है कि नहीं नहीं यहाँ से रिवीजन करना है वहाँ से रिवीजन करना है। लेकिन हाँ प्लीज़ कोशिश कीजिएगा सब कुछ फिनिश कर लिया जाए। ओके, आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सैटरडे को फिर से आइएगा, एक बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन, लेकिन डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में अभी नया नया ऐड हुआ है, तो डिस्कशन जरूर करेंगे और उसको देखेंगे पक्का। तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अपना फिनिश्ड है, अगली क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी क्लास है, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा अब इस बात का भी गम रहेगा कि आप लोग अब इस बैच में हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग इनऑर्गेनिक चालू करेंगे और ऑर्गेनिक भी आपका चल रहा है। फिजिकल पहले स्टार्ट हुआ था, फिजिकल पहले फिनिश हो जाएगा। आई होप सो कि सबकी जर्नी अच्छी रही होगी और मैंने कोशिश की होगी ठीक ठाक पढ़ाने की। हाँ नहीं, मैंने देखा था अभी रिसेंटली कुछ अच्छे कमेंट्स चल रहे थे, कुछ बहुत ही अच्छे, और देखो यार तुम लोगों की सिलेक्शन और तुम लोगों का जो प्यार है ना, वही हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। अदरवाइज सोचो ना यार, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे को देख के, ये इस उम्मीद में कि उस साइड जो बच्चा बैठा होगा पढ़ाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, पढ़ रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, ऐसे करेगा, तो उस उम्मीद पे आप लोग खरे उतरिए और मुझे लगता है कि इस बैच से सिलेक्शन लेके आइए। हम सब लोग आपका इंतज़ार करेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में। और अभी मैं सैटरडे को फिर से मिलूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा लेट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास बस इतनी ही है। और तहे दिल से शुक्रिया
तुम सभी का, जितने लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, क्रैश कोर्स पे भरोसा किया। मैंने जितना प्रॉमिस डेट था उसी प्रॉमिस डेट पे आपका फिनिश कर दिया है। बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री रह गया है, वो अगली सैटरडे को क्लास में मिल जाएगी। ओके, आई होप सो सबका सफ़र अच्छा, और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंजॉय करो, पढ़ाई करो, नीट को फोड़ो, डॉक्टर बनो। ठीक है, बाय बाय।